In today's lecture, we are gonna learn about solubility. Solubility होती क्या है ये जानेंगे हम लोग 12th क्लास का के लिए. ठीक है, पूरा नीट. तो solubility एक्चुअली में होती क्या है, कोई भी सब्सटेंस की solubility एक्चुअली क्या होती है, उसका maximum amount of substance जो डिज़ोल्व हो जाए in a fixed amount of particular solvent at a fixed temperature. ये होती है solubility कोई भी सब्सटेंस का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिज़ोल्व हो जाए in a fixed amount of particular solvent at a fixed temperature. This is what is important. ठीक है, ये पार्ट राइट. ये समझ आया आपको सॉल्युबिलिटी होता है क्या. अब एनसीईआरटी में जो है हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी को दो तरीके से कहा गया है कि कोई भी सॉल्यूशन जब डायनामिक इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है. डायनामिक इक्विलिब्रियम बेसिकली वो होता है जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होती है टू दैट ऑफ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. आर एफ इक्वल्स आर बी. यहाँ पे ऐसा होता है दैट इज़ रिएक्शंस अभी भी आगे पीछे हो रही होती हैं बट इन दैट वे कि रेट जो है ना फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का सेम हो, कि हमें ऐसा लगता है इट्स स्टैटिक, मतलब रिएक्शन रुक गई है इवन तो आगे भी जा रही होती है रिएक्शन, पीछे भी जा रही होती है. सो रिएक्टेंट भी फॉर्म हो रहा होता है एंड प्रोडक्ट भी फॉर्म हो रहा होता है, बट हमें नज़र ऐसे आती है जैसे स्टैटिक हो गई है. ऐसे टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम. ये समझिएगा. तो एनसीईआरटी में लिखा है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में जब सोल्यूशन कोई भी प्रेजेंट होता है और उसके अंदर अनडिज़ोल्व सॉल्यूट है. डायनामिक इक्विलिब्रियम में पहुंच गया एक सोल्यूशन, डायनामिक इक्विलिब्रियम में पहुंच गया. ठीक है, बट क्या है उसमें अनडिज़ोल्व्ड सॉल्यूट भी प्रेजेंट है. उसके अंदर अनडिज़ोल्व सॉल्यूट भी प्रेजेंट है इस वाले सैचुरेटेड सॉल्यूशन में. डायनामिक इक्विलिब्रियम में पहुंचने का मतलब यही है कि आर एफ इक्वल्स आर बी, दैट इज़ इन इक्विलिब्रियम में कब पहुंचेगा, जब कोई भी सॉल्यूशन तब पहुंचता है जब सैचुरेट हो गया होगा. तो सैचुरेट हो गया है, कोई भी और सॉल्यूट और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं डिज़ोल्व हो रहा है इसमें, तो इसका मतलब अगर हम और सॉल्यूट इसमें ऐड भी कर दें तो नहीं डिज़ोल्व होगा. तो अब जो हमने और किया आफ्टर डायनामिक इक्विलिब्रियम पहुंच गया है सॉल्यूशन, तब कुछ अनडिज़ोल्व सॉल्यूट रह गया है राइट. तो ये काइंड ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व्ड है. ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम कह सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम सॉल्यूट ऑलरेडी डिज़ोल्व है. मैक्सिमम सॉल्यूट डिज़ोल्व्ड है ऑलरेडी, है ना. मैक्सिमम सॉल्यूट ऑलरेडी डिज़ोल्व्ड है इसमें, तो इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. तो ऐसे काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, तो ऐसी काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सच सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी, हम कह सकते हैं, है ना. अभी हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे. ये तो बस इंट्रोडक्शन था सॉल्युबिलिटी का. अब बेसिकली हम जो है सॉल्युबिलिटी का डिपेंडेंस देख लेते हैं. सॉल्युबिलिटी मेनली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. टेम्परेचर पे, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना सॉल्वेंट है. अगर हम सॉल्वेंट बढ़ा देते वही वाले सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर सॉल्वेंट बढ़ा देते तो क्या वो अनसैचुरेटेड रहता? नहीं. तो वो अनसैचुरेटेड रहता मतलब और सॉल्यूट उसमें डिज़ोल्व कर सकते, क्योंकि अब जगह और बन गई है और सॉल्वेंट डाल के राइट. तो इस पर भी डिपेंड करता है. एंड टेम्परेचर पे भी अभी हम डिटेल में देखेंगे. टेम्परेचर इसलिए बता नहीं रही कुछ ज़्यादा. एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट पे भी डिपेंड करता है. ज़रूरी नहीं है पानी, एग्जांपल पानी दे रही हूँ तो पानी हर किसी सॉल्वेंट को नहीं कर लेगा.
जैसे अगर वो कर लेगा NaCl को, ठीक है, कर लेता है, वैक्स को कर लेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा अभी हम ये जानने वाले हैं, अभी तो शुरुआत हुई है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है ये। एंड लास्टली प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, प्रेशर पे भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, प्रेशर, ठीक है। अब एक चीज़ आती है कि पोलर सॉल्यूट जो है, पोलर सॉल्यूट वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे, और जो नॉन पोलर हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब इसको दिमाग में रखिएगा याद, ठीक है। अब हम डेप्थ में सॉल्युबिलिटी के जाएं तो सॉल्युबिलिटी हमें 3 टाइप की सॉल्युबिलिटी पढ़नी है। पहली तो है सॉलिड इन लिक्विड एंड देन गैस इन लिक्विड एंड तीसरी है लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। इस लेक्चर में हम सॉलिड इन लिक्विड करने वाले हैं। अच्छा, उससे पहले एक और पॉइंट आता है सॉल्युबिलिटी के अंदर कि कोई भी सॉल्यूट कब डिज़ोल्व करेगा, कब करेगा सॉल्यूट डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कब करेगा। तो उसका आंसर आता है कि तब जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस सिमिलर हों दोनों में क्या, सॉल्यूट के एंड सॉल्वेंट के, ये दोनों जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटरेक्शन है वो दोनों की कंपेरेबल या सेम हो, सिमिलर हो, तब जाके करेगा। इसको अब डिटेल में हम अब शुरुआत करेंगे बाय टेकिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। अब ये जो मैंने चीज़ बताई थी इसका मतलब ये भी होता है कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, ठीक है ना, लाइक चीज़ डिज़ोल्व करेगी लाइक को। क्या है इसका मतलब अभी हम समझेंगे विद एग्जांपल ऑफ सॉल्युबिलिटी इन ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब पहला टॉपिक है हमारा सॉलिड का सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो काफ़ी आसान है सच बताऊँ तो, बट एक्सप्लेन करना मुश्किल है इसको, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी, बहुत से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि एग्जाम्पल लेते हैं H2O एंड NaCl, ठीक है। ये एक H2O है, H2 वाटर है इसमें प्रेजेंट, H2 इसमें अगर मैं NaCl ऐड करूँ, अगर मैं NaCl H2 में ऐड करूँ तो क्या होगा। सबसे पहले ये होगा कि H2 जो है, सबसे पहले समझिए H2 में ना ये O है एंड H ऐसा, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, दैट इज़ ऑक्सीजन जो है ना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन हाइड्रोजन, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आने लगता है चार्ज। क्योंकि यहाँ जो इन दोनों के बीच में जो शेयर हो रहे थे 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन अपने तरफ ज़्यादा खींचने लगेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आने लग जाएगा। एंड क्योंकि इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा तो इन दोनों पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये H2 का नेचर होता है, H2 पोलर होता है, ठीक है ना, ये पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। अब पोलर सॉल्वेंट है ये, तो क्या होगा कि जब हम NaCl इसमें ऐड करेंगे, राइट, NaCl जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा कि NaCl जब हम ऐड करेंगे H2 में तो क्या होता है कि NaCl एक आयोनिक बॉन्ड होता है NaCl के बीच में, ठीक है। NaCl आयोनिक बॉन्ड से बनता है, तो होगा क्या कि NaCl जो है तो NaCl जो है जैसे ही पानी में एंटर करेगा तो हमें पता है H2 का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, सबसे हाई होता है, पता है 80 के बराबर होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट H2 का। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या है कि NaCl के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है जो कि स्ट्रॉन्ग है उनको ये लेस कर देगा। बेसिकली बहुत ही जो IMF फोर्सेस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन NaCl,
उसको 80 टाइम्स डिक्रीज़ कर देगा पानी, एंड 80 टाइम्स डिक्रीज़ हो गया तो वीक हो गया बॉन्ड इन दोनों के बीच में, एंड देन ईजिली ब्रेक हो जाएगा ये, ठीक है, ब्रेक हो जाएगा। तो H2 जो है ना अपना ये जो पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव दैट इज़ ए पोलर था इसके ऊपर ये इफेक्ट NaCl पे ला देगा और NaCl को भी अपने आयंस में तोड़ देगा, ठीक है। NaCl Na पॉजिटिव हो जाएगा देन ये, एंड ये Na नेगेटिव, NaCl नेगेटिव, Na प्लस एंड Cl नेगेटिव, ये हमारे अब सॉल्यूशन में एंटर हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से नई कहानी चलेगी, वो हम देखते हैं। तो देखो Na प्लस वाटर में आ गया एंड Cl नेगेटिव। अब ये पानी में ऐसे नहीं रहने वाला, Na प्लस एंड Cl नेगेटिव। क्या होगा कि H2 मॉलिक्यूल्स इन दोनों आयंस को घेर लेंगे, H2 मॉलिक्यूल्स इन दोनों को घेर लेंगे, और वो भी अलग अलग तरीक़ों से। जैसे कि ये पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन का नेगेटिव वाला साइड इसको जैसे घेर लेगा, ठीक है, ऐसे। ऐसे इसको Na प्लस को ऐसे घेर लिया, एंड Cl नेगेटिव को कैसे घेर लेगा, Cl नेगेटिव को कैसे घेरेगा, Cl नेगेटिव को ऐसे घेरेगा कि ये Cl नेगेटिव है तो H पॉजिटिव एंड ठीक है, कुछ ऐसे घेर लेगा, ठीक है। अब ये सराउंडिंग, ये जो सराउंड किया है H2 मॉलिक्यूल्स का, ये जो बेसिकली कोई भी जब भी आयन वाटर के अंदर एंटर करता है ना, तो H2 मॉलिक्यूल्स उसको सराउंड कर लेंगे, और इस प्रोसेस में, ये प्रोसेस में जब ये सराउंड किए हैं सारे Cl नेगेटिव में और Na प्लस के अराउंड, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि ये प्रोसेस को हम सॉल्वेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉल्वेशन, ठीक है, सॉल्वेशन, या हम हाइड्रेशन भी कह देते हैं जब सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर लिया जाए, ठीक है। हाइड्रेशन तब कहते हैं जब सॉल्वेंट वाटर लिया हो हमने, तो सॉल्वेंट हाँ, वाटर जब घेर लेगा तो इस वक्त एक एनर्जी निकलती है जिसको हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। ये तो समझ आए क्यों, क्योंकि हाइड्रेशन हो रहा है यहाँ पे, तो एनर्जी रिलीज़ होगी, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज़ क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, या बेसिकली हम कहें तो सिंपल रीज़न लोग कहते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड बनते वक्त एनर्जी रिलीज़ होगी, तो इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव में होती है। नहीं, मेन इसका रीज़न अगर हम बोलें हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा नेगेटिव क्यों कही जाती है, तो इसका एग्जांपल लेके समझते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव, क्यों हाइड्रेशन एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव। फाइन, एग्जांपल लेते हैं हम, ये एक सॉलिड है, सॉलिड, ठीक है, प्लस H2, सॉलिड को हमने एक H2 में डाला, तो क्या होगा कि ये A प्लस एक्वस बन जाएगा एंड B माइनस एक्वस बन जाएगा, राइट। लेकिन क्या होता है कि इस स्टेप के वक्त ये डायरेक्ट स्टेप तो नहीं होगा, इसके बीच में भी बहुत सारे स्टेप्स होंगे, एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज़ चलेंगी जिसको हम बॉर्न हीबर साइकिल कहते हैं, इस पूरी सीरीज़ को, है ना, जो कि हमने सही से पढ़ी हुई थी केमिकल बॉन्डिंग में। तो AB सॉलिड प्लस H2, तो इसमें सबसे पहले स्टेप क्या होगा, डेल्टा लैटिस एनर्जी लगेगी इस स्टेप में, दैट इज़ लैटिस एनर्जी लगेगी, दैट इज़ लैटिस, सॉलिड लैटिस टूट रहा है, ब्रेक कहेंगे इसको, लैटिस ब्रेक एनर्जी। एंड इसमें क्या होगा, गैसियस आयंस में बदल जाएंगे, आयंस में गए बट गैसियस में, है ना, राइट। अब ये फ्री है और रैंडम टू मूव है, रैंडमली मूव करेंगे, इनके अंदर हाई काइनेटिक एनर्जी है, राइट, हाई काइनेटिक एनर्जी है। बट अब जैसे ही वाटर में गए, ये वाटर में तो है ही, वाटर में जैसे ही गए तो ऑब्वियसली हाइड्रेशन वाला स्टेप होगा एंड एनर्जी रिलीज़ करेगी, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज़ करेगी, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज़ करेगी, राइट। दैट इज़ वाटर मॉलिक्यूल्स इसको घेर लेंगे, इसको अलग से और इसको अलग से। अब घेर लिया, इनकी हाई काइनेटिक एनर्जी थी, इस हाई काइनेटिक एनर्जी को सप्रेस कर दिया वाटर मॉलिक्यूल्स ने, इनको घेर के, राइट। तो इसीलिए इनको जब सप्रेस कर दिया, है ना, रैंडम मूवमेंट, यहाँ पे हाई
हाइड्रेशन हाई काइनेटिक एनर्जी थी, इसको सप्रेस कर दिया, राइट। तो इस रैंडम मूवमेंट को, इन गैशियस आयंस की रैंडम मूवमेंट को सप्रेस कर दिया है। एंड देयरफॉर ये जो एनर्जी है, कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी, राइट, क्योंकि यहाँ पे सप्रेस कर दिया है इनको घेर के। तो जो एनर्जी रिलीज़ हुई वो होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में एक एनर्जी रिलीज। इसीलिए हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी जो है नेगेटिव होती है, ठीक है, नेगेटिव होती है, ऑलवेज नेगेटिव, फाइन। अच्छा, ये तो हमें समझ आया, राइट। तो हम यहाँ थे कि NaCl जब एंटर किया H2 में तो घेर लिया, हाइड्रेशन एनर्जी तक थे, हमने समझ लिया हाइड्रेशन एनर्जी का, ठीक है। अब क्या होगा कि H2 रीज़न पूछते हैं लोग, H2 NaCl में क्यों डिज़ोल्व होगा, तो सिंपल रीज़न कह देते हैं लाइक डिज़ोल्व लाइक का। बट क्यों भाई, लाइक ऐसा क्या लाइक है, तो वो समझने की बात है। यहाँ पे हम एनर्जी लाइकनेस या एनर्जी सिमिलैरिटी या एनर्जी कंपनसेशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। दैट इज़ यहाँ पे हमने हाइड्रेशन एनर्जी तक समझ आ गया कि NaCl वाटर में एंटर किया, वाटर ने घेर लिया, एनर्जी रिलीज़ हुई, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज़ हुई, नेगेटिव दिखा रही हूँ मैं, समझ जाइएगा, रिलीज़ हो रही है, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज़ हुई। एंड अब यहाँ से क्या होगा कि ये जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज़ हो रही है एंड द एनर्जी टू ब्रेक NaCl इनटू इट्स आयंस, ये ऑलमोस्ट कंपनसेबल होती है। दैट इज़ NaCl को एनर्जी दी किसने, वाटर मॉलिक्यूल्स ने, सॉल्वेंट के अंदर काइनेटिक एनर्जी थी, मूव कर रहे थे वो, तो उसमें से अपनी काइनेटिक एनर्जी से कुछ एनर्जी NaCl को ब्रेक करने के लिए दे दी। NaCl ब्रेक हुआ आयंस में अपने, अब आयंस को H2 ने घेर लिया, तो इस कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये जो एनर्जी रिलीज़ हुई और एनर्जी जो दी, ये एनर्जी एंड ये एनर्जी, ये दोनों जो है ना ऑलमोस्ट सेम होती हैं, सिमिलर, कंपेरेबल होती हैं। और अगर कंपेरेबल ना हो ये एनर्जी जो दी इसको तोड़ने के लिए, एंड जो एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज़ हुई, अगर इवन दो ये थोड़ी कम हुई है, रिलीज एनर्जी बेसिकली कंपनसेट नहीं कर पा रही है इस एनर्जी को, तो क्या होगा, ये जो हमें पता है H2 मॉलिक्यूल्स, दैट इज़ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूवेबल है, मूव कर रहे हैं सॉल्वेंट में, है ना, दैट इज़ इनकी काइनेटिक एनर्जी है कुछ, तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी दे देगा इसको, एंड देन इसको काइनेटिक एनर्जी दे देगा, तो ये टोटल एनर्जी कंपनसेट कर देगी इस एनर्जी को, फाइन। तो यहाँ पे कंपनसेशन का चल रहा है, ठीक है, कंपनसेट कर देगी। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं ये जो एनर्जीज़ हैं मैच कर रही हैं। जब भी ऐसा हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की ये एनर्जीज़ मैच कर रही हूँ, तो मतलब वो डिज़ोल्व हो जाएगा, इसीलिए हम कहते हैं H2 और NaCl H2 में डिज़ोल्व कर जाएगा, ठीक है, ये समझ आया हमें। बट अगर मैं बोलूँ क्या H2O में वैक्स हो जाएगा, क्या नहीं होगा। वैक्स क्या है, एक नॉन पोलर है। वैक्स क्या है, नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन है, बेसिकली लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, है और नॉन पोलर है ये वैक्स। इवन तो पेट्रोल वगैरह में, केरोसिन में हो जाएगा, दैट इज़ पोलर डिज़ोल्व पोलर एंड नॉन पोलर डिज़ोल्व नॉन पोलर। ये तो रटने की बात हुई, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने आपको H2 और NaCl का बताया कि पोलर हैं वो दोनों, तो हो गए डिज़ोल्व एनर्जी की वजह से, कंपनसेट कर रही थी एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, है ना, सब सही जा रहा था। बट यहाँ पे नॉन पोलर है, क्या नॉन पोलर को कर देगा, अभी हमने रटी है जो लाइन, उससे तो नहीं करेगा, बट कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे वो जानते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। वैक्स जो है एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होता है, नॉन पोलर होता है, ये इसकी लॉन्ग चेन है, ठीक है। अब
ऐसे ऐसे पास होंगे, क्योंकि वैक्स सॉलिड होता है, राइट। वैक्स सॉलिड होता है और वैक्स सॉलिड होता है ना। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कुछ भी हो सकता है, राइट। वैसे हम अब देखो, ये जो है वैक्स के बीच में बहुत ही वीक लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं, जो इसको, ये लॉन्ग कार्बन चेन्स को एक साथ जॉइन करते हैं। सारी लॉन्ग कार्बन चेन्स को जॉइन जो कर रहा है फोर्स, वो काफ़ी वीक फोर्स से जॉइन कर रहा है इन दोनों के बीच में। अब लंडन डिस्पर्जन फोर्स को समझते हैं, जैसे कि एक एटम ले लेते हैं हम लोग। एक एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब एटम के कोई भी एक हेमिस्फीयर पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन की। सोचो, इस हेमिस्फीयर पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकती है या यहाँ पे भी, कोई भी हेमिस्फीयर पे हो सकती है, और यहाँ पे थोड़ी कम है, ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है, क्योंकि यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी हाई है इलेक्ट्रॉन की, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे उसके साइड में एक दूसरा एटम है रखा हुआ, तो क्या होगा, ये जो है एटम इसको इंड्यूस कर देगा, इंड्यूस। अब इंड्यूस क्या करेगा, इसके अंदर कर देगा पॉजिटिव, और इसके अंदर नेगेटिव। दैट इज़ अपने तरह बना दिया इसको, इस दूसरे एटम को। सेकंड एटम, ये फर्स्ट, तो फर्स्ट एटम ने सेकंड एटम के अंदर भी वही सेम चार्जेस इंड्यूस कर दिए जो इसके पास थे। अब इंड्यूस का क्या मतलब होता है, इंडक्शन एक प्रोसेस होता है कि कोई भी चीज़ की प्रेजेंस की वजह से दूसरे पे इफ़ेक्ट, कोई भी, जैसे कि कोई भी सब्सटेंस की प्रेजेंस की वजह से दूसरे सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ पे जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उस इफ़ेक्ट को हम इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यही ये एटम, फर्स्ट एटम क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको इंड्यूस कर दे रहा है, अपने तरह चार्जेस ला रहा है, और इसकी वजह से इन दोनों के बीच में कुछ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आ जाएंगे, है ना। तो ये प्रोसेस, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम वीक लंडन डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब ये तो समझ आ गया, लंडन फोर्स वगैरह जो भी डिस्पर्जन फोर्स समझ आ गया। बट यहाँ पे बात है वैक्स के बारे में वापस। तो अब यहाँ पे ये वाली लॉन्ग कार्बन चेन है, इसको इंड्यूस कर देगी, इस वाले को इंड्यूस कर देगी, अब ये वाली लॉन्ग कार्बन चेन इसको इंड्यूस कर देगी, तो ऐसे इंडक्शन होता रहेगा, ठीक है। और इन्हीं ऑपोजिट चार्जेस होंगे ना। ये इसको इंड्यूस कर दिया, ये इसको इंड्यूस कर दिया, ये इसको, थोड़ा सा गलत बन गया मुझसे वैसे, ठीक है। ऐसे इंड्यूस हो जाएगा इसके अंदर, और इसी वजह से ये सारी लॉन्ग कार्बन चेन्स वैक्स की कंबाइंड है। बहुत ही वीक फोर्स होता है ये दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक होता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये वाटर में एंटर करे, ये वाटर है ना, सबसे पहले तो यहाँ पे समझिए एनर्जी की कितनी ज़रूरत है और किस किस प्रोसेस में ज़रूरत है। पहला प्रोसेस तो ये हो गया कि इसको तोड़ने में एनर्जी लगेगी, इसको अलग करने में, इस लॉन्ग कार्बन चेन्स को अलग करने में, राइट। और दूसरी एनर्जी, यहाँ पे लॉन्ग कार्बन चेन है, ये भी समझने की बात है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग कार्बन चेन है तो इसको वाटर में स्पेस चाहिए होगी, तो कुछ एनर्जी चाहिए फॉर सॉल्यूट पार्टिकल्स टू मूव फार्दर अपार्ट। मतलब क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, अब लिक्विड है, अब इसका मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल फ्रीली इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, ठीक है, नहीं ना, थोड़े बहुत तो पास होंगे। तो इनको थोड़ा दूर बनाने के लिए और कुछ कैविटी क्रिएट करने के लिए, सो दैट इसका जो ब्रोकन वैक्स एक लॉन्ग कार्बन चेन है वो यहाँ पे फिट हो जाए एंड डिज़ोल्व हो। तो इस सेकेंड प्रोसेस में भी एनर्जी चाहिए,
किस लिए? ताकि इस मॉलिक्यूल को दूर दूर कर सकें, इसके H2O मॉलिक्यूल्स को दूर दूर कर सकें एंड कुछ कैविटी और स्पेस क्रिएट कर सकें, सो दैट दिस लॉन्ग कार्बन चेन कैन सिट हियर फॉर डिसोल्यूशन। उसमें एनर्जी चाहिए। अब तीसरी एनर्जी जो चाहिए वो चाहिए फॉर दैट कि तो पहले तो वापस हम एक रिकैप लेते हैं। पहला तो एक एक्सपैंडिंग द सोल्यूट वाला एनर्जी होगी, दैट इज़ सबसे पहले हमें वैक्स की जो लॉन्ग कार्बन चेन्स हैं इसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, राइट। ये एनर्जी थोड़ी रिलेटिवली लो है वैसे, बट अभी हम आगे हम एनर्जी डेफिसिट हो जाएंगे, अभी समझते हैं। दूसरा तो एक्सपैंडिंग द सॉल्वेंट के लिए, दैट इज़ देयर इज़ सम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन वाटर टू क्रिएट अ कैविटी। और ये जो एनर्जी है ये काफ़ी हाई है, ठीक है, काफ़ी हाई है, राइट। अब कुछ एनर्जी रिलीज़ भी होगी जब वाटर और वैक्स मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि कुछ इंट्रैक्शन होगी ना पोलर वाटर में एंड नॉन पोलर वाटर में। बट ये जो इंट्रैक्शन है बहुत ही वीक है। क्यों? क्योंकि जो इंट्रैक्शन वाटर और वैक्स के बीच में हो रही है, दैट इज़ वेरी वीक, क्योंकि इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन हो रहा है इन दोनों के बीच में। दैट इज़ H2O अगर लाइक वो करे भी इंड्यूस इसके अंदर वैक्स को, तो इतना ज़्यादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि H2O अपने में ही काफ़ी H2O के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं सारे H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में, दैट इज़ मोर attractive, that is more stronger than this induced one between wax and H2O, ठीक है। तो H2O के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसमें वो मोर कंफर्टेबल फील कर रहा है H2O दैन विद द इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन बिटवीन H2O एंड वैक्स। तो क्या होता है कि सबसे पहले तो H2O में अगर वैक्स गया है ना, तो H2O की लॉन्ग कार्बन चेन्स को तोड़ने के लिए इंड्यूस करना पड़ेगा वाटर को वैक्स से, दैट इज़ इंटरेक्ट करना पड़ेगा टू ब्रेक दीज लॉन्ग कार्बन चेन्स, राइट। इन दोनों को तोड़ने के लिए, राइट, इन दोनों को तोड़ने के लिए, नॉट लाइक दिस बट यहाँ अलग करने के लिए कि एक ये कार्बन चेन है तो ये दूसरी टूट जाए, दोनों अलग इन करने के लिए इंड्यूस करना पड़ेगा H2 को। पहली एनर्जी तो यहाँ चाहिए हमें, ठीक है। ये रिलेटिवली लो होती है, सोचो दे भी दी H2 ने, इवन तो इट इज़ अनकम्फर्टेबल राइट नाउ, अगर दे भी दी तो क्या होगा कि वाटर में जैसे ये इंटर करेगा तो यहाँ पे बहुत सारे H2 मॉलिक्यूल जो मैं दूसरी कलर में लगाती हूँ, मैं दिखाती हूँ। यहाँ बहुत सारे H2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या होगा कि H2 मॉलिक्यूल्स को दूर दूर भेजने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी। दूर दूर क्यों? ये लॉन्ग कार्बन चेन है, लॉन्ग कार्बन चेन को कुछ जगह चाहिए वाटर में सेट करने के लिए। तो ऑब्वियसली सारे ये जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं H2 मॉलिक्यूल्स, इन सबको थोड़ा सेपरेट करना पड़ेगा, इन दोनों को लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा हटाना पड़ेगा H2 के बीच में से, सो दैट दे कैन क्रिएट सम कैविटी फॉर वैक्स की लॉन्ग कार्बन चेन टू सिट हियर, ठीक है। And this energy is very high, fine, remember this energy is very high, fine। अच्छा मान लिया ये हाई है एनर्जी, ठीक है। तीसरी एनर्जी समझो, अब तीसरी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी, ठीक है। रिलीज़ कब होगी? क्योंकि H2O और वैक्स के अंदर इंट्रैक्शन होगी, राइट, इंट्रैक्शन। तो इस इंट्रैक्शन की वजह से कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी, एनर्जी रिलीज़ है ना, कुछ एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ होगी। बट ये एनर्जी जो रिलीज़ होगी दैट इज़ नॉट वेरी सफिशिएंट, कि ये एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है वो कंपनसेट नहीं कर पाएगी किसको? अब ये एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है वो एक इंट्रैक्शन के बीच वजह से हो रही है बिटवीन H2 एंड वैक्स, जो कि दोनों दोनों दो तरीके के हैं, H2 पोलर है, वैक्स नॉन पोलर है। तो इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा है वो इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन होगा, दैट इज़ वेरी वीक। और एनर्जी जो रिलीज़ होगी इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी लो होगी, और ये जो रिलीज एनर्जी है वो उस एनर्जी को कंपनसेट नहीं कर पाएगी। किस एनर्जी को? पहली तो थी टू ब्रेक द लॉन्ग कार्बन चेन्स ऑफ वैक्स, और दूसरी क्या थी? टू बेसिकली ओवरकम द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स टू क्रिएट अ कैविटी, जो कि काफ़ी हाई थी, राइट।
सो इन दोनों को मिला के कंपेंसेट कर पाएगी एनर्जी? कभी नहीं, क्योंकि बहुत लो होती है, लो, ठीक है, काफ़ी लो होती है ये जो एनर्जी रिलीज़ होगी। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि and this is why energy released in this third step, right? Third step is nowhere near enough to compensate for the massive energy investment required in the step 2, ठीक है, because process is highly endothermic, that is काफ़ी high huge net of input of energy is required here, which leads to the decrease in entropy of water, और इसी वजह से entropy of water में decrease आ जाता है which must form a cage around the non-polar molecules. The process is non-spontaneous, ठीक है, तो ये जो process है वैक्स और H2 का मिलना, it's very non-spontaneous, right? तो वाटर जो है ना अपनी ही कंपनी प्रेफर करता है, और ब्रेकिंग इट स्ट्रॉन्ग इंटरनल बॉन्ड्स टू अकोमोडेट वैक्स प्रोवाइड्स नो एनर्जेटिक प्रॉफिट। देख सकते हैं यहाँ पे कितनी लो है एनर्जी निकल रही है ना, तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, एनर्जी डिफिसिट में आ रही है ना कि सरप्लस। तो इसीलिए हम कहते हैं कि H2 और वैक्स डिज़ोल्व नहीं कर सकता है, वैक्स H2 में डिज़ोल्व नहीं कर सकता। तो इसी वजह से दिस इज़ द रीज़न हमने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ये बात कही कि पोलर को डिज़ोल्व करेगा, नॉन पोलर को डिज़ोल्व करेगा, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बोलूँ कि क्या पेट्रोल वैक्स को कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि नॉन पोलर हैं दोनों, नॉन पोलर हैं, राइट। तो फिर ऑब्वियसली वो एनर्जी कंपनसेट कर देगा, उसके लायक रहेगा, है ना, क्योंकि पेट्रोल जो होता है ना, पेट्रोल इज़ ऑल्सो कार्बन चेन, नॉट वेरी लॉन्ग बट हाँ कार्बन चेन होती है, एंड इसके अंदर पे लंडन डिस्पर्जन फोर्स होता है, तो इट्स इनफ टू लाइक कंपनसेट द एनर्जी वगैरह, ठीक है। एंड ज़्यादा एनर्जी लगती भी नहीं है इसको तोड़ने में, और ना होता है कुछ मुश्किल, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं लाइक डिज़ोल्व लाइक, ठीक है। ये चीज़ हमें अब समझ आई, ये चीज़ हमें बहुत ही अच्छे से समझ आई, ठीक है। बट यहाँ भी अब क्या है कि तो इस चीज़ से कंक्लूजन क्या निकला वो हम जानते हैं कि जिस कंपाउंड की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा है उतनी मोर सॉल्युबल वो होगा, सॉल्युबिलिटी उसकी ज़्यादा है, दैट इज़ कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है उसकी, है ना। इसका मतलब यही है ना, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतने आसानी से वो कंपेंसेट कर देगा उसको, राइट, है ना, क्योंकि वो और ज़्यादा आसानी से ये हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा आसानी से अब जितनी ज़्यादा होगी उतनी आसानी से ये कंपनसेट कर देगी टू द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द कंपाउंड इनटू इट्स आयंस, या फिर कह सकते हैं टू इनटू इट्स कार्बन चेन्स, और बेसिकली कुछ भी, तो हम उसको तोड़ सकते हैं आसानी से, राइट, उस कंपाउंड को, सो दैट उसके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स को हम ख़त्म कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं, ताकि वो सॉल्युबल हो जाए और H2 से बॉन्ड बना ले, राइट, H2 उसके अराउंड सराउंड कर ले, और आसानी से जितनी हाइड्रेशन एनर्जी होगी, है ना, ज़्यादा, तो इसलिए सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। फाइन, ये रीज़न हमें पता चल गया, ठीक है। इसलिए हम जनरल रूल कहते हैं कि डेल्टा H हाइड्रेशन मोर देन डेल्टा H लैटिस एनर्जी, ब्रेकिंग लैटिस एनर्जी से अगर ज़्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी, दिस इज़ अ फेवरेबल कंडीशन एंड जनरली दिस सेज दैट कंपाउंड इज सॉल्युबल, ठीक है ना, इससे हम कह सकते हैं, ठीक है। है ना, अच्छा, अब उससे पहले अब आगे बढ़ने से पहले अगर हम देखें डिसोल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, एंड दैट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ कोवलेंट सॉल्यूट्स एंड आयनिक सॉल्यूट्स। अभी हमने H2 का एग्जांपल लिया था NaCl, ठीक है। अगर हम H2 और शुगर का लें तो शुगर क्या है, कोवलेंट बॉन्ड होता है इसके बीच में, शुगर मॉलिक्यूल्स के बीच में, सक्रोज, शुगर मॉलिक्यूल में क्या होता है, सक्रोज एंड सक्रोज ऐसा होता है, दिस इज़ शुगर। तो ये जो बॉन्ड होता है ये होता है कोवलेंट, दिस इज समवॉट, है ना। तो क्या है, जब हम इसका डिसोल्यूशन करेंगे कोवलेंट सॉल्यूट का, ये कोवलेंट सॉल्यूट हो गया शुगर, अगर हम इसको करेंगे
इसको हम मॉलिक्यूलर सॉल्वेशन भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जब भी कोवलेंट सल्यूट डिज़ोल्व करेगा वाटर में, ठीक है, तो वो करेगा एज इंटैक्ट पोलर मॉलिक्यूल्स, इंटैक्ट पोलर मॉलिक्यूल्स। ये इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि यही इसको डिफ्रेंशिएट करता है दोनों को। दैट इज़ क्या होगा कि यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि ये है मॉलिक्यूलर लेवल पे हम जाके ये चीज़ समझ रहे हैं अच्छे से कि ये एक शुगर मॉलिक्यूल है, शुगर मॉलिक्यूल, और ये जो है ना एक ये सक्रोस है, सक्रोस, ये सक्रोस, ठीक है, ये और ये दोनों भी आपस में जुड़े हुए हैं, ये दोनों भी आपस में जुड़े हैं, ये दोनों भी आपस में जुड़े हैं, ये दोनों भी आपस में जुड़े हैं, ये शुगर बना रहे हैं। बट अगर हम इसको डिज़ोल्व करना है तो क्या होगा कि इन दोनों का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, ना कि इन दोनों का। दैट इज़ ये नहीं करना है कि हमें इसका भी ब्रेक कर दें बॉन्ड और इसको ऐसे तीन उसमें कर दें, नहीं, ऐसे नहीं होगा। कोवलेंट सल्यूट में सिर्फ जो पूरा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड तोड़ना है, ना कि कंपाउंड का। दैट इज़ जब शुगर डिज़ोल्व करेगी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है इसका पूरा, ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ये ब्रेक करेगा, बट इंडिविजुअल सक्रोस मॉलिक्यूल्स हैं, दैट इज़ C12H22O11, ये इंटैक्ट रहेगा, ठीक है ना। जैसे समझते हैं, सोचो डिज़ोल्व हो गया है तो क्या होगा, ये सक्रोस मॉलिक्यूल है, ये सक्रोस मॉलिक्यूल है, ये अलग अलग हो गए, ये वाटर है, मीडियम, पूरा मीडियम बैकग्राउंड समझ लो वाटर है, तो ये डिज़ोल्व हो गया इसका मतलब, ठीक है ना। मतलब वो आयंस में सेपरेट नहीं होते हैं कोवलेंट सल्यूट्स, ठीक है। अब मैकेनिज्म क्या है इसका पीछे का, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। शुगर जो है ना फुल ऑफ OH- ग्रुप्स का होता है, ठीक है। तो पार्शियल पॉजिटिव जो हाइड्रोजन है और जो पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है, वो शुगर मॉलिक्यूल्स में जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन जो है, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, विथ पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स। ये जो है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये है, समझिए, ठीक है। ये मैकेनिज्म रहता है, ठीक है। और अनलाइक सॉल्ट, यहाँ पे एनर्जी ऑफन रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़, ठीक है ना। और थस डिज़ोल्विंग द शुगर, दिस इज़ हाउ शुगर या कोवलेंट सल्यूट इज़ डिज़ोल्व। एंड दिस प्रोसेस है ना बेसिकली सल्यूट यहाँ पे जो है ना एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी, एनर्जी गेन होगी, दैट इज़ स्लाइटली एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है ना, सोचो बॉन्ड बनना है, स्लाइटली एंडोथर्मिक होगी है, ना कि एक्सोथर्मिक। इवन तो लोग कहेंगे बॉन्ड बन रहा है एक्सोथर्मिक होना चाहिए, बट नहीं, एंडोथर्मिक होगी, क्योंकि शुगर जो है ना प्राइमरीली इसलिए डिज़ोल्व करता है बिकॉज लार्ज इंक्रीज एंट्रोपी होती है, ठीक है। हैज़ लार्ज मॉलिक्यूल्स डिस्पर्स थ्रू आउट द वाटर, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स है, ये डिस्पर्स कर रहे हैं, है ना, तो एंट्रोपी क्या इंक्रीज़ कर रही है ना, है ना, तो इसीलिए इसकी एंट्रोपी इंक्रीज़ कर रही है, तो ऑब्वियसली इसको बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये थोड़ा सेटल हो, है ना। और दूसरा तरीके के जो होते हैं वो डिसोल्यूशन ऑफ आयनिक सल्यूट, दैट इज़ एग्जांपल NaCl, वो हम समझ चुके हैं अच्छे से, वही सब होता है, ठीक है। अब इसके पीछे की थर्मोडायनेमिक्स वगैरह नोट्स में से देख लेगा, तो ये चीज़ तो समझ आई हमें, ठीक है, अच्छे से समझ आई। बट अब एक कॉन्सेप्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा, बिकॉज़ वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता है ना तो बहुत दिक्कत होती है। वो है डिसोल्यूशन। देखो कोई भी सॉल्यूशन में दो टाइप के प्रोसेस चल रहे होते हैं, डिसोल्यूशन डबल एस आता है, मेनली सुनने पे ध्यान दिए,
एंड दूसरा क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्या होगा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेन टॉपिक हमारा जो कि था सॉलिड एंड, अभी भी हम यही पढ़ रहे थे एक्चुअली, ये सब पूरा जो डिसोल्यूशन का था कोवलेंट सॉल्यूट। बट अब मेन टॉपिक पे आ रहे हैं ऑफ द टॉप, मेन सब टॉपिक जो है ना वो था सॉलिड एंड गैस, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉरी। ठीक है, इसका मेन पार्ट पे आ रहे हैं हम बेसिकली। तो क्या होता है डिसोल्यूशन, कोई भी सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना इज कॉल्ड डिसोल्यूशन, वी नो, है ना, वी नो दैट। बट जैसे ही क्या होगा, तो हम थे डिसोल्यूशन पे। व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट जो है इज एडेड टू द सॉल्वेंट, सम सॉल्यूट डिसॉल्व्स एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज इन द सोल्यूशन, राइट। इस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन कहते हैं, राइट, डिसोल्यूशन। तो इसमें क्या होता है डिसोल्यूशन में कि कोई भी सॉलिड सॉल्यूट है, इसको हमने वाटर में या कोई भी सॉल्वेंट में ऐड किया, तो कुछ सॉल्वेंट, सम सॉल्वेंट यहाँ पे मिक्स हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। मैंने इसलिए यहाँ पे प्लस साइन लगाया, सॉल्वेंट डिज़ोल्व हो गया, है ना। एंड इस सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, कुछ तो बड़ी होगी क्योंकि डिज़ोल्व हो गया। अब सोल्यूशन में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी बढ़ गई, हम ये कहेंगे, राइट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोल्यूशन। वहीं पे सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कोलाइड विद द सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स, जहाँ से वो सेपरेट हुए थे, फ्रॉम विच इट पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, दैट इज, अब ये इस बात समझने की आई, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं इसको, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। अभी जो मैंने बोला, इसमें क्या होता है कि कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशन में जो डिज़ोल्व हो गए हैं, वो सॉल्यूट पार्टिकल्स कुछ जाके कोलाइड करेंगे विद द सॉलिड सॉल्यूट, डिज़ोल्व सॉल्यूट है ये, इन सॉल्यूशन ये जाके कोलाइड करेंगे विद द सॉलिड सॉल्यूट एंड दिस gets these dissolved solute particles out of the or separated from the solution। अभी solution से separate हो जाएंगे। बेसिकली क्या हो रहा है, अगर बुकिश लैंग्वेज में ना समझें तो देखिए क्या हो रहा है, कुछ सॉल्यूट है और कुछ सॉल्वेंट है, ठीक है, ब्लैक मीडियम सॉल्वेंट। मैंने इसमें ब्लू नहीं, रेड लेते हैं, कुछ सॉल्वेंट डाला। अब सॉल्वेंट कुछ डिज़ोल्व हो गया, ये जो दिख रहा है साथ में ये डिज़ोल्व सॉल्यूट है, ठीक है। और मैंने इसमें कुछ सॉल्यूट डाला पानी के अंदर, ठीक है, ये डाला मैंने, ये पूरा सॉल्यूट डाला। अब सॉल्यूट से कुछ सॉल्यूट यहाँ से ऐसे जा रहा है एंड इट्स गेटिंग डिज़ोल्व विद द सॉल्वेंट, ये जो ब्लैक में है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये डिज़ोल्व हो रहा है तो ये सॉल्यूट का बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, राइट। बट साथ में क्या हो रहा है कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी हो रहा है कि सॉल्यूट जो डिज़ोल्व सॉल्यूट है वो आके कोलाइड कर रहा है विद द सॉलिड सॉल्यूट। जैसे ही ये कोलाइड करेगा इसमें तो क्या होगा, इससे चिपक जाएगा अगेन ये, एंड देन ये सॉल्यूशन जो था ये पूरे सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो गया, है ना। ये अभी जो इसमें चिपक गया इसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना, क्रिस्टलाइजेशन इस प्रोसेस को, ठीक है जी। तो यही है, ठीक है। अब क्या कि हम जानेंगे इफ़ेक्ट्स जानेंगे। अब हम इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड मेनली हम टेम्परेचर का एंड प्रेशर का इफेक्ट देखने वाले हैं ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। सबसे पहले टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे होगा, ठीक है। अब मैं
नॉर्मल जैसे हम एनसीईआरटी में या बुक्स में पढ़ाते हैं विद दिस डेफिनेशन एंड देन वो वैसे नहीं, बट मैं फ़ील करवाना चाहती हूँ आप लोगों को। तो फील के लिए अभी हमने डिसोल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा, राइट? उसको याद रखिएगा अभी जो भी हमने पढ़ा, ठीक है? देखिए क्या होगा, एक कंटेनर है, सोचिए इसमें मैंने डाला था सॉल्यूट, यही किया था ना मैंने, एंड कुछ सॉल्यूट डिज़ोल्व हो गया था इन द सॉल्वेंट। क्या होगा इस प्रोसेस, दैट इज़ डिसोल्यूशन हुआ इसमें, राइट? अच्छा हाँ, मुझे एक और चीज़ बतानी थी उससे पहले कि जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल हो जाता है रेट, एक पॉइंट तब ऐसा भी आता है इस केस में कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल हो जाए रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, और जब भी ये हो जाए तो हम कहेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गई है सोल्यूशन की, और ऐसे सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन दैट इज़ अब नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन सच ए सोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है? अच्छा, वापस हम बैक टू आते हैं कि ये डिसोल्यूशन प्रोसेस है। ये डिसोल्यूशन प्रोसेस दो तरीके का हो सकता है, ठीक है? दैट इज़ दो कंडीशंस हो सकती हैं इसकी, ठीक है? उसी से हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जानेंगे उसके ऊपर कि एक तो ये है और एक ये है, ठीक है? यहाँ पे ये है एक सॉलिड सोल्यूट, ठीक है? और यहाँ पे सेम सॉलिड सोल्यूट, ठीक है? और कुछ सोल्यूट बेसिकली डिज़ोल्व हो रखा है ना, विथ वाटर। क्या होगा कि एक केस में रेड एक केस में कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी और दूसरे केस में एनर्जी देनी पड़ेगी। जहाँ पे भी एनर्जी रिलीज़ हुए ना तो समझ जाइए एक्सोथर्मिक है, दैट इज़ एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन हो रही है इसमें। एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन हो रही है, डेल्टा एच, सॉरी नेगेटिव, दैट इज़ एनर्जी कुछ रिलीज़ हो रही है ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन, दैट इज़ जहाँ यहाँ से कुछ निकल के जा रहा है ना, सोल्यूट डिज़ोल्व हो रहा है वाटर में, तो इस दौरान एनर्जी रिलीज़ हो रही है, हाइड्रेशन एनर्जी जो कहेंगे हम उसको, हाइड्रेशन एनर्जी, डेल्टा एच हाइड्रेशन, ये हम कहेंगे, ठीक है? अब क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एच हाइड्रेशन लाइक नेगेटिव है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो क्रिस्टलाइजेशन के वक्त एनर्जी देनी पड़ेगी बाय फ्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। बट अगर समझना है इसको क्यों क्रिस्टलाइजेशन में एनर्जी देनी पड़ रही है, तो वो समझिए कि क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये वो स्पॉन्टेनियस था प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस है ना, क्योंकि यहाँ पे खुद ही सल्यूट टूट के सॉल्वेंट इसमें घुल जा रहा है, तो ये स्पॉन्टेनियस टाइप का प्रोसेस हुआ, एनर्जी फिर इसलिए रिलीज़ हो रही है इसमें, समझ आया? अब क्रिस्टलाइजेशन के बाद क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज़ हो रही है, दैट इज़ हाइड्रेशन एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है, एनर्जी रिलीज़ सिर्फ हाइड्रेशन की होती है, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज़ हो रही है, दैट इज़ H2 के साथ सॉल्यूट ने इंटरेक्ट कर लिया है, बॉन्ड बना लिया है, सॉल्यूट को घेर लिया H2 ने, तो इस वक्त जो एनर्जी रिलीज़ हुई है वही तो हाइड्रेशन एनर्जी थी, हमने पढ़ा है ना? तो दैट इज़ हम कह सकते हैं कि H2 से बाइंड कर गया है सॉल्यूट, है ना? सिंपली अगर समझने के लिए समझे। अब जब वापस हम क्रिस्टलाइज़ करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो बॉन्ड है इसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए क्रिस्टलाइजेशन के वक्त पॉजिटिव या दैट इज़ एंडोथर्मिक हो रहा है क्रिस्टलाइजेशन, एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन के लिए एंडोथर्मिक, तो इसीलिए एंडोथर्मिक क्रिस्टलाइजेशन होगा। समझ आया?
है ना। वहीं पे, ठीक है, वहीं पे दूसरा केस में जिसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन के वक्त, दैट इज डेल्टा H सॉल्यूशन ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ये ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। दैट इज़, इसका मतलब सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी, है ना, फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू ब्रेक दिस लैटिस को तोड़ के सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है। एनर्जी यहाँ कहाँ से ले रहा है, सिस्टम जो है ना सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी, एंड देन इसको तोड़ने के लिए लग रही है वो, है ना, इस सॉलिड की लैटिस एनर्जी को ओवरकम करने के लिए लग रही है वो, है ना, एंड टू ओवरकम द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, राइट। तो इसलिए डिसोल्यूशन यहाँ पे एंडोथर्मिक है। बट तो एक्सोथर्मिक यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन एक्सोथर्मिक क्यों? अगर बिना फील करे समझना है तो ऑब्वियसली समझिए कि एनर्जी कंजर्व होगी, तो उस वजह से अगर ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो दूसरा एक्सोथर्मिक होगा। रटने के लिए रट जाएगा, आसान है, बट समझने के लिए समझना पड़ेगा आपको, राइट। तो देखिए क्यों हो रहा है, इसके पीछे की मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री सीखिए। क्यों होगा एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, वो समझिए कि जब सोल्यूट क्रिस्टलाइज करेगा, दैट इज़ यहाँ पे एनर्जी लग रही है हमें, दैट इज़ ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना, खुद से नहीं टूट रही है ये, हमें देनी पड़ रही है इसको एनर्जी ताकि ये डिज़ोल्व हो सॉल्वेंट से, है ना। तो पार्टिकल्स जो हैं बेसिकली डिज़ोल्व नहीं कर रहे हैं खुद की मर्ज़ी से, है ना। तो क्या होगा कि जब सोल्यूट क्रिस्टलाइज करेगा, दैट इज़ अब यहाँ पे ये प्रेजेंट है डिज़ोल्व्ड, अब क्या ये वापस इसमें जाएगा क्रिस्टल फॉर्म में जब जाएगा तो वो मूव करेगा फ्रॉम हायर एनर्जी, दैट इज़ डिसऑर्डर्ड स्टेट, डिसॉल्व्ड आयंस या मॉलिक्यूलर स्टेट में। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी की बात थी तो इसका मतलब H2O सराउंड कर रहा था, बट जब एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन हो रही है तो H2O सराउंड नहीं कर रहा है ये रिलीज सॉल्यूट को, ये सॉल्यूट जो रिलीज़ हो रहा है इन द वाटर या सॉल्वेंट वो हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ आयन या मॉलिक्यूलर फॉर्म में, मॉलिक्यूल के फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहा है इन द सोल्यूशन, आयन है ये जैसे कि, या मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है इन द सोल्यूशन। तो अगर इस आयन मॉलिक्यूल को वापस चिपकना है सॉलिड सोल्यूट के ऊपर, दैट क्योंकि क्रिस्टलाइज करना है सोल्यूट को, तो एनर्जी रिलीज़ होगी। क्योंकि हायर एनर्जी में है ना, ये आयन है ना, तो ये फ्री है, रैंडमनेस इसके अंदर ज़्यादा है, एंट्रोपी ज़्यादा है इसकी। तो ऑब्वियसली अगर हम इसको बिल्कुल ये डिसऑर्डर्ड स्टेट में है ना, और इसको अगर हमें एक स्टेबल या ऑर्डर्ड स्टेट में लाना है, दैट इज़ वापस एक सॉलिड के फॉर्म में लाना है, सॉलिड से चिपकाना है, ऑर्डर्ड स्टेट में जा रहा है, राइट, ये है ना, ऑर्डर्ड स्टेट में जा रहा है ये वापस, तो एनर्जी रिलीज़ होगी ना, ठीक है। तो इसका सिंपल रीज़न क्या था, आयन मॉलिक्यूल फॉर्म में है ये, या अभी H2O से नहीं चिपका हुआ है, या H2O इसको सराउंड नहीं कर रहा है, ये फ्री हैं, अभी फ्री हैं, तो ये डिसऑर्डर्ड स्टेट, बेसिकली डिसऑर्डर्ड स्टेट में है और हाई एनर्जी स्टेट में, क्योंकि एनर्जी दी थी इसको, याद करिए, निकालने के लिए, है ना। तो हाई एनर्जी स्टेट में है, डिसऑर्डर्ड स्टेट में है, और हर चीज़ अपने लो एनर्जी पे आती है, लो पोटेंशियल एनर्जी पाना चाहती है वो कोई भी चीज़, तो इसलिए ये इस वापस क्रिस्टलाइज होने में क्या एनर्जी रिलीज़ करेगी, है ना। हाई टू लो एनर्जी स्टेट में जाने के लिए एनर्जी रिलीज़ होती है ना, ये तो पता है, ये बेसिक है थर्मोडायनेमिक्स का। सो इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक्सोथर्मिक क्रिस्टलाइजेशन होगा, सॉरी ये क्रिस्टलाइजेशन सही कर लिएगा, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन एक्सोथर्मिक होगा, सिंपली यही रीज़न है इसका, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, है ना, इम्पोर्टेंट था, तो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी तो इसलिए हम कहते हैं कि अच्छा, उससे पहले मैं कंक्लूड करूँ कोई भी चीज़ को, यह याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो पूरा केस पढ़ा है आपने, ये दोनों केस किसके लिए, फॉर नियरली सैचुरेटेड, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बिल्कुल भूल गई थी बताना कि ये नियरली सैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए होगा सर, ठीक है। ये डिसोल्यूशन प्रोसेस हो रहा है दोनों में,
इन नियरली सैचुरेटेड सोल्यूशन, नियरली सैचुरेटेड सोल्यूशन है ये, दैट इज़ ऑलरेडी सैचुरेटेड है इसके अंदर, ठीक है, डिसोल्यूशन हो चुकी है इसमें। इस केस के वक्त अगर एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन होगा तो एंडोथर्मिक क्रिस्टलाइजेशन, एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन होगा तो एक्सोथर्मिक क्रिस्टलाइजेशन। तो ये दोनों केस थे, जानने बहुत इंपॉर्टेंट थे जो कि, और हम जान चुके हैं, है ना। समझ आ गया है हमें ये सब, है ना। तो इसलिए अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस, तो इसलिए हम कहेंगे अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है, डिसोल्यूशन प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है, ठीक है, इन अ नियरली सैचुरेटेड सोल्यूशन, अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है, दैट इज़ हीट चाहिए इसको हमें, तो टेम्परेचर अगर हम राइज कर दे, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगी, है ना, सॉल्युबिलिटी इसकी इंक्रीज़ करेगी। वहीं पे अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन हो रहा है नियरली सैचुरेटेड सोल्यूशन में, तो क्या हम हीट देंगे इसको? नहीं ना, हीट चाहिए क्या उसको? नहीं। तो क्या हमें इसको हीट देनी पड़ेगी? नहीं ना। तो विथ बेसिकली इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करेगी इसकी, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। कॉन्सेप्ट में आपको समझा चुकी हूँ अच्छे से, है ना। और अगर हम एक्सोथर्मिक, ये वाले एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन के वक्त टेम्परेचर अगर डिक्रीज़ करें तो सॉल्युबिलिटी बेसिकली, तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगी इसकी। तो आप सिंपली अगर कॉन्सेप्चुअल वे में नहीं समझना था तो ये बहुत आसान है। एंडोथर्मिक है, हीट चाहिए, मतलब इसको टेम्परेचर बढ़ाने से इसको हीट दे रहे हैं, तो इसकी बेसिकली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और एक्सोथर्मिक है, हीट निकालना चाहता है, ये इसको हीट नहीं चाहिए, तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करते रहो तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगी। इसकी फेवरेबल है ना ये कंडीशन, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। टेम्परेचर अगर हम एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन में बढ़ा दें तो क्या होगा, ये इसके ख़िलाफ़ जा रहा है ये कंडीशन, तो ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी, है ना। तो ये चीज़ है, समझने की थी, समझ गए हम लोग। प्रेशर का क्या बोलेंगे हम, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो काफ़ी नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है प्रेशर का, कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है, बिकॉज सॉलिड्स और लिक्विड जो होता है ना हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है, बेसिकली इनकम्प्रेसिबल। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो उसमें होगा प्रेशर का इफेक्ट। लिक्विड में लिक्विड या सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी में कोई नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है, कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है प्रेशर का, क्योंकि दोनों सॉलिड एंड लिक्विड काफ़ी हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं एंड प्रैक्टिकली अनअफेक्टेड रहते हैं, ठीक है, बाय चेंजेस इन प्रेशर। तो हमने इफेक्ट जान लिया सॉलिड एंड लिक्विड का, बिल्कुल डेप्थ में डिटेल मॉलिक्यूलर लेवल पे एक्सप्लेनेशन कर दी हमने। तो यही था सॉलिड एंड लिक्विड में, ठीक है। तो कंक्लूजन के वे में कुछ है नहीं वैसे, बट हाँ एक चीज़ बतानी है कि कंक्लूजन भी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बट सॉल्युबिलिटी जो है बेसिकली अदर वर्ड्स में हेंस कह सकते हैं हम, इज सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है, ऑफ दैट सब्सटेंस। तो ये कंक्लूजन निकला हमारा कि सॉल्युबिलिटी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है, उसको भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमें समझ आया। अच्छा, मैं एक पॉइंट बताना भूल गई थी, वो डिसोल्यूशन में, एक्सो और एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन में जो एनर्जी रिलीज़ हो रही थी
एक्सोथर्मिक में, एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन में वो एनर्जी कहाँ जा रही थी? वो एनर्जी सॉल्यूट डिज़ोल्व सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स में एंड सॉल्वेंट में जा रही थी, याद रखिएगा सॉल्वेंट है। और क्या हो रहा था, ये एनर्जी जब दे रहे थे, ये एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन के वक्त जो एनर्जी दे रहे थे सॉल्यूट डिज़ोल्व सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को, तो ये सॉल्यूट की एंड सॉल्वेंट की काइनेटिक एनर्जी अल्टीमेटली बढ़ा रहे थे, है ना, ऐसे। एंड दैट्स ऑल। अगले लेक्चर में हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड देन क्योंकि उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आते हैं, जैसे हेनरी लॉ, वेपर प्रेशर के बारे में, जो हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से।